हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है ना। और चैप्टर का जो नाम है वो है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो बच्चों सबसे पहले तो बता दूं कि ये क्या है, कैलकुलस का ये एक पार्ट है। मतलब कैलकुलस का मतलब क्या हो, कैलकुलस में क्या आता है, अवकलन आता है और समाकलन आता है। ठीक है। तो अवकलन और समाकलन का ही एक आगे जो तुम्हारे चैप्टर चल रहे थे, अवकलन के पढ़े थे ना पहले तुमने, अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग जो है, ये दो उससे रिलेटेड चैप्टर थे। इसके बाद समाकलन और समाकलन का अनुप्रयोग था। अब जो ये चैप्टर है ये भी कैलकुलस में ही आता है, मतलब ये भी अवकलन और समाकलन से रिलेटेड है। तो इसमें दोनों चीज़ें बच्चों अगर तुम्हें नहीं आएगी, अवकलन भी नहीं आएगा समाकलन भी नहीं आएगा, तो फिर चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अवकलन का भी यूज़ होगा और समाकलन दोनों का यूज़ होगा। ठीक है, तभी ये चैप्टर हो पाएगा। तो जब ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा तब जाके हमारा अवकलन समाकलन एक तरीके से पूरा समाप्त होगा। तो बच्चों अभी इसके बाद अब आज जो हम इसमें करने जा रहे हैं अवकल समीकरण में, ठीक है, इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस वाले जो चैप्टर्स हैं वो लास्ट जो एक्सरसाइज हैं वो लास्ट की हैं, 3 एक्सरसाइज। ठीक है, अभी शुरू की थोड़ा इसकी छोटी एक्सरसाइज है, तो आज हम 2 एक्सरसाइज इसकी करेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। ठीक है, और नॉर्मली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर वो समझ जाओगे तुम तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज में कराने जा रहा हूँ, ठीक है, पहला मैंने बताया 1 नंबर का आता है। ठीक है, कोई ज़्यादा उसमें बड़ी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ हल करना हो, बस सीधा आंसर लिखने वाली बात है। ठीक है, बस समझ गए तो आंसर लिखना है तुमने बस। नेक्स्ट है सेकंड एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज में कराऊंगा, लेकिन वो एक्सरसाइज तुमने पहले पढ़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम बोलोगे कैसे पहले पढ़ ली, तो बच्चों पहले जब हमने अवकलन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना, तो अवकलज वाले जो चैप्टर था उसमें हमने एक एक्सरसाइज है, शायद 5.7 है कोई, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उसके एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पहली एक्सरसाइज देखते हैं, और पहली एक्सरसाइज देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवकल समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझते हैं अवकल समीकरण। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिख दी हैं सबकी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख दी, हो सकता है तुमको ये लगे कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रही है क्या, ये सब कुछ मैं समझा दूंगा। लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज वगैरह की बात है और ये सब चीज़ें, तो बच्चों एग्जाम में नॉर्मली ये मतलब इनकी डेफिनेशंस वैसे नहीं आती है, इनकी क्या किसी की भी नॉर्मली नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ही तुम्हारे हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो संबंध हो, फलन हो, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो, अवकलज हो, समाकलन हो, तो डेफिनेशंस बच्चों नहीं आती हैं। ठीक है ना, आते क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये बाई चांस तुम्हें डेफिनेशंस एज इट इज़ लर्न नहीं भी रहती हैं, ठीक है ना, याद नहीं भी रहती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर समझ में आती है, आ जाती है कि भी एग्जाम में, तो भी तुम लिख तो पाओगे अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन सामान्यता क्या आती है, नॉर्मली मैंने देखी नहीं कभी कि इनकी डेफिनेशन आई हो, तो डेफिनेशंस आती नहीं मैंने, लेकिन लिखी है यहाँ पे। ठीक है ना, तुम्हें बताने समझाने के लिए, और तुम्हें लेकिन मेन चीज़ है कि समझना है, कि उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अवकल समीकरण। ठीक है, समीकरण तुम्हें पता ही है किसे बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तुमने समीकरण बहुत सारी पढ़ी होंगी। ठीक है ना, एक रैखिक समीकरण पढ़ी होगी, द्विघात समीकरण पढ़ी होगी। ठीक है, तो लेकिन बच्चों हर एक समीकरण की कुछ ना कुछ खास बात होती है। तो अब हम जो समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है अवकल है ना। ठीक है, तो ये अवकलन से रिलेटेड समीकरण होगी। तो बच्चों एक ऐसी समीकरण, ठीक है ना, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर या चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हैं। तो इस लैंग्वेज से डरना नहीं है। स्वतंत्र चर क्या होते हैं, हमने एक्स और वाई पढ़े थे, तुम्हें याद होगा। तो एक्स को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, एक्स को बोलते हैं स्वतंत्र चर, और एक्स पे जो आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, वो कौन रहता है, वाई रहता है ना, तो वाई को हम बोलते हैं आश्रित चर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, तो देखो जो तुम्हें अभी टफ सा लग रहा था, अगर तुम्हें ये पता चल जाए ना, एक्स स्वतंत्र चर होता है और वाई क्या होता है, आश्रित चर होता है। ठीक है, एक्स होता है स्वतंत्र चर और वाई होता है आश्रित चर। तो अब स्वतंत्र चर की जगह थोड़ी देर के लिए एक्स समझो, तो एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज, आश्रित को वाई, ठीक है ना, आश्रित चर की जगह वाई पढ़ो, तो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगी ये अवकल समीकरण किसे कहते हैं। एक ऐसी समीकरण, ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या है, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज सम्मिलित हो। तो आ गया समझ में, कितना इजी सा था। ठीक है ना, तो हमें बस ये समझना है कि तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन भी आती है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलज, एक्स को बोलते हैं स्वतंत्र चर, वाई को बोलते हैं आश्रित चर।
ठीक है, के अवकलज सम्मिलित हो तो अवकल समीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब, और अब ये होता क्या है बच्चों, x के सापेक्ष y का अवकलज क्या होता है, ये तुमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में। x के सापेक्ष y का अवकलज होता है dy/dx, ठीक है ना। एक और बार अवकलज करो तो कितना हो जाता है, d2y/d2y/dx²। एक और बार करो तो d3y/dx³, ठीक है ना। हालांकि तुमने करना तुम्हें केवल 2 बार सिखाया गया था, क्योंकि 2 बार ही तुम्हारे सिलेबस में था, लेकिन ये बताया जरूर गया था कि अगर 3 बार करते हैं तो 3 आता है, 4 बार करते हैं तो 4 आता है, 5 बार करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। लिखने का तरीका जरूर तुम्हें बताया गया था। तो बच्चों सिंपल, तो तुम्हें अवकल समीकरण समझ में आया, बहुत ही सिंपल सी बात है। अवकल समीकरण वो समीकरण होगी जहां पे भी तुम्हें ये dy/dx दिख जाए, ठीक है, मतलब तुम्हें अवकलज कहीं पे भी दिख जाए, ठीक है ना। तो dy/dx तुम्हें दिख जाए, या फिर द्वितीय कोटि का अवकलज दिख जाए, ठीक है। पढ़ा था ना पहले, याद होगा, ये प्रथम कोटि का अवकलज होता है, ये द्वितीय कोटि का, जो 2 बार अवकलज करते हैं उसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। 3 बार भी दिख जाए तो वो भी होगा। दूसरा एक चीज मैं बता दूं, ये भी मैंने तुम्हें पहले बताई थी, क्या चीज ध्यान रखना है कि जो dy/dx है, इन शॉर्ट में हम उसे y' भी लिखते हैं, मतलब एक बार अवकलज को 1', 2 बार अवकलज को 2', 3 बार अवकलज को 3', ऐसे भी लिखते हैं। बल्कि मैंने वहाँ पे एक दूसरी चीज भी बताई थी, यहाँ पे वो आ नहीं रहा है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है अभी कंफ्यूजन करने के लिए। वहाँ पे ये भी बताया था कि y1 अगर नीचे की ओर लिखते हैं तो फिर 1 2 3 लिखते हैं, y1 मतलब एक बार अवकलन, y2 मतलब 2 बार, y3 पर 3 बार, ठीक है। तो वो वहाँ पे आया था तो मैंने वो बताया था, लेकिन फिलहाल इसका ज़्यादा डैश का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 का तब ज़्यादा यूज़ होता है जब ज़्यादा ही अवकलन, मान लो 15 बार अवकलन हो गया तो 15 अवकलन तो नहीं लगाते रहोगे ना, तब y15 लिखोगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 2-3 अवकलन से ज़्यादा होते नहीं, तो इस वजह से डैश का यूज़ होता है, ठीक है। तो तुम्हें अवकल समीकरण तो बहुत इजीली समझ में आ गई होगी, जिसमें dy/dx, d2y/dx², ये y'' मतलब d3y/dx³, ठीक है ना, d2y/dx², ठीक है। ये सब चीजें होती हैं तो वो क्या होती है, अवकल समीकरण होती है, ठीक है। उसमें अब कुछ भी हो सकता है 2 हो उसमें, dy/dx भी हो, ये भी हो, ठीक है। हो सकता है उसमें 3 हो, ठीक है, इसमें भी 2 ही हैं, देखो, ठीक है। एक 3 बार अवकलज, एक 2 बार है, ठीक है। हो सकता है किसी में केवल एक ही हो, जैसे इसमें एक है, तो वो भी मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही तुम्हें अवकलज दिखे, ठीक है ना, कोई भी एक अवकलज दिखे तो उस समीकरण को तुम बोल दोगे कि वो अवकलन समीकरण है, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण, तो ये तो बहुत आसान है, अवकल समीकरण किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम जो इस पहली प्रश्नावली जो इसकी है 9.1 में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो 2 चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे, अवकल समीकरण की कोटि पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इसके बाद एक दूसरी चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अवकल समीकरण की कोटि। तो बच्चों अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से फिर से मैं जो मैंने बात बताई कि मैं डेफिनेशन भले ही लिखी है, बहुत ज़्यादा तुम्हें केवल मेरी बात को समझना है, ठीक है ना। डेफिनेशंस लिखी है, तुम्हें हो सकता है डेफिनेशंस की जो लैंग्वेज है टफ लग सकती है। अब देखो अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कोटि की बात करें, अगर अवकल समीकरण को छोड़ दूं मैं, अगर पुरानी बात करूं तो क्या तुम्हें कोटि बताई गई थी, तुम्हें ऐसे जैसे dy/dx होता, तो मैंने क्या बोला था, ये अवकलज था प्रथम कोटि का अवकलज। अगर d2y/dx² था, ये कितनी कोटि का अवकलज था, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है बच्चों। लेकिन अब कोटि पूछी जा रही है, लेकिन अब अवकल समीकरण की कोटि पूछी जा रही है। तो बहुत आसान है इस कोटि निकालना किसी भी अवकल समीकरण की। तो किसी भी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। तो इन शॉर्ट में तुम्हें बताऊं ये है क्या। इसका मतलब है कि जो उच्चतम वर्ड लिखा है उच्चतम कोटि, ठीक है ना, तो मतलब इसमें जो भी अवकलज होंगे, जो भी तुम्हें समीकरण दी होगी, उसमें जो क्या होगा, उच्चतम कोटि, हाईएस्ट जो कोटि होगी, ठीक है ना, अधिकतम कोटि होगी, वही क्या होती है, अवकल समीकरण की भी कोटि होती है। जैसे कि देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो एक ही है dy/dx, तो इसकी कोटि कितनी है, इस अवकलज की कोटि कितनी है बताओ, एक कोटि है ना, ठीक है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी होगी, एक होगी। तो मैंने लिखा कि ये अवकल समीकरण, इसकी कोटि कितनी है, एक है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो जैसे ये वाला है, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि अब तो 2 आ गए, एक ये भी है एक ये भी है। तो उसमें ध्यान देखना कि तुम्हें ये उच्चतम शब्द को ध्यान रखना, ठीक है ना, उच्चतम कोटि, ठीक है। तो जैसे ही लग रहा है कि अब तो इसमें 2 चीजें हो गई, तो तुम्हें उच्चतम देखना है। तो अब क्या है, यहाँ पे कोटि क्या है,
इसकी कोटि 1 है, इस अवकलज की कोटि कितनी है 1 है, और इसकी कोटि कितनी है 2 है। तो तुम्हें सबसे हाईएस्ट वाली देखनी है बच्चों, तो हाईएस्ट कोटि कितनी है 2 है। तो यहाँ पे इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हुई, तो यहाँ पे अवकल समीकरण की कोटि है, ध्यान रखना है अवकल समीकरण की कोटि 1 है, ये अवकल समीकरण की कोटि 2 है। मैंने लिखा ना इस की कोटि, ठीक है ना, ठीक है, की कोटि, इसका मतलब हो गया इस समीकरण की कोटि, ठीक है ना, इस पूरे समीकरण की कोटि कितनी है, ठीक है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, जो हाईएस्ट वाली है ये 2, ठीक है। एक नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो जरा, और इसमें बताओ कि इसमें जो अवकलज हैं वो कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे भी तो 2 ही अवकलज हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इस पूरे जो बाहर पे घात इसकी 4 है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी बाहर अगर पावर 4 है, इससे डरना नहीं है, ठीक है ना। हमें केवल इस पे ही ध्यान रखना है अभी भी, ठीक है, जब बात होती है कोटि की, ठीक है। अभी एक नई चीज भी आने वाली है, दूसरी तुम्हें दिख भी रही होगी, नीचे घात लिखा है, ठीक है। तो अभी जब कोटि की बात आती है तो कोटि में केवल बच्चों केवल इसी पे ध्यान लगाते हैं, किस पे, केवल ध्यान लगाते हैं कि जो अवकलज है उसी पे ध्यान लगाते हैं। तो अवकलज अभी यहाँ पे एक तो द्वितीय कोटि वाला, एक तृतीय कोटि वाला। तो अधिकतम कोटि कितनी है बच्चों, 2 और 3 में ज्यादा कौन सी है, 3 है, तो इसकी कोटि 3 है। तो तुम्हें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसमें सामान्यतः 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो 1 नंबर तो आता ही आता है, इसमें हर साल आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। किसमें, कोटि का और किसका, घात का, ठीक है। कोटि मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी अवकलज है उसमें हाईएस्ट तुम्हें कोटि उनकी देख लेनी है, वही अवकलज की भी कोटि, वही अवकल समीकरण की भी कोटि जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट अवकलज की कोटि देखनी है। यहाँ पे द्वितीय कोटि का अवकलज है ना, ठीक है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे प्रथम का भी था, द्वितीय का भी था, लेकिन द्वितीय ज्यादा है तो 2 कोटि। यहाँ पे द्वितीय कोटि का भी था, तृतीय कोटि का भी था, लेकिन 3 ज्यादा है तो कोटि अवकल समीकरण की कोटि अधिकतम वाले की होती है, जो इसीलिए उच्चतम कोटि लिखा है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट है, बस 2 ही चीजें थी पहली एक्सरसाइज में, इसी के साथ पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा समझने की थोड़ा एक अलग सी चीज है, ठीक है। तो वो क्या अलग सी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अवकल समीकरण की घात, वो तो था कोटि, ठीक है। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये है घात, घात को डिग्री बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण की घात, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, वो कोटि थी, ये घात है। तो यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद है, ठीक है, इसमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो अवकल समीकरण है वो अवकलजों का बहुपद होना जरूरी है, ठीक है। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो अगर ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है, दरअसल अवकल समीकरण की घात में एक थोड़ी दिक्कत ये होती है कि अवकल समीकरण की घात में दिक्कत ये होती है कि कभी कभी इसकी घात मतलब कभी कभी इसकी घात परिभाषित ही नहीं होती, ठीक है ना। अगर कोई भी अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद नहीं है तो उसकी कोटि तो होगी, जो हमने ऊपर बताया था, ठीक है। कोटि में कोई दिक्कत नहीं, कोटि तो हमेशा होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो अवकलजों का बहुपद नहीं है तो फिर उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। तो हम उस क्वेश्चन में लिखेंगे कि इसकी घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो अब ये अवकलजों का बहुपद क्या हुआ, ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर मान लो बहुपद हो गया, तब कोटि होती कैसे, तो हम क्या कहते हैं, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, हम घात निकालने के लिए हम सबसे पहले तो उच्चतम कोटि देखते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है उच्चतम कोटि, ठीक है ना। हाईएस्ट कोटि वाला अवकलज देखते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कोटि वाला अवकलज देखते हैं, फिर हम उसकी घात लेते हैं। जो उसकी घात होती है ना बच्चों, वही अवकल समीकरण की घात होती है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊं, जैसे मान लो इसी में, अभी मैं पीछे और एग्जांपल भी है मेरे, लेकिन मैं इसी में समझाऊं कि तुम्हें मान लो इसे घात बतानी है। तो यहाँ पे तो एक ही कोटि है ना, तो बच्चों इस पूरे की घात कितनी है, बाहर से देखो कितनी है, 1 है ना। तो इसकी कोटि 1 है तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे उच्चतम कोटि वाला कौन सा है। उच्चतम कोटि वाला ये है ना, ठीक है, ये। तो हम इसकी घात देखेंगे बच्चों, तो इसकी घात बाहर पे कितनी है, देखो 1 है ना, मतलब इस पूरे की घात। ऐसे मत सोचना, इसको इससे मत लेना 2, इस पूरे की घात। इसमें कोई ब्रैकेट लगा के और ऊपर घात लगाई गई है नहीं ना, तो इसका मतलब कितनी घात होगी, जब नहीं लिखी गई है तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसकी घात भी कितनी हो गई, 1 हो गई। कोटि तो 2 है लेकिन घात 1 है, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले की हम घात देख लेते हैं, सबसे बड़े वाले कोटि की।
नेक्स्ट है जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें देखो इसकी घात दे रखी ना 4, तो ऐसे नहीं कि तुम्हें देखते ही तुम घात बोलोगे सबसे बड़ी घात 4 दिख रही है तो आंसर सीधा लिखोगे कि अतः। ये कंफ्यूजन, एक तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये भी है इसमें कि ये भी हो जाता है, कई बार बच्चे ऐसे गलत कर देते हैं, ठीक है ना। सीधा दिखता है कि घात है, ठीक है ना, कोटि का तो उन्हें पता रहता है ऐसे कि ये 3 कोटि सबसे हाईएस्ट है, घात में देखते हैं कि ये 4 है और आंसर 4 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। क्यों? बोला गया है कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं, मतलब उच्चतम वाला देखना है तुमने सबसे पहले, तो कोटि उच्चतम देखनी है, तो कोटि 2 उच्चतम है कि 3 उच्चतम है, उच्चतम कोटि कौन सी है? 3 है, तो 3 वाले की घात देखनी है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में अगर तुम्हें आ गया, ठीक है, तो तुम घात आराम से निकाल लोगे। तो तुम्हें 3 वाले का देखना है, तो 3 वाले की घात कितनी है बच्चों? 1 है, तो अतः इसकी घात कितनी हो जाएगी? इस अवकल समीकरण की घात 1 हो जाएगी, ना कि 4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जो करेंगे, ठीक है, देखो अब देखते हैं इसके, तो बच्चों इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में दरअसल मैं ये भी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो बहुपद वाली बात थी, ठीक है ना, ठीक है। तो बहुपद वाली बात है, तो देखो ये वाली क्वेश्चन, तो बहुपद मैंने तुम्हें क्या बताए थे? बहुपद में तुम्हें सबसे पहले मैंने तुम्हें जो बताया था बच्चों, बहुपद में तुम्हें बताया था कि कुछ इस टाइप से समीकरण होती है, ठीक है। एक्स की घात 5, ये एक्स में बहुपद है लेकिन ध्यान रखना, एक्स की घात 5 प्लस 6 एक्स की घात 3, ठीक है ना, एक्स की घात 2 प्लस 5, इस तरीके से ये बहुपद है, ठीक है। समीकरण बनानी तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, लेकिन खाली बहुपद होता तो ये होता, अभी बहुपद, ठीक है ना। तो बहुपद समीकरण और बहुपद में केवल इतना अंतर हो, समीकरण में इक्वल टू लग जाता है, ठीक है। तो ये बहुपद है, बहुपद में क्या बोला था मैंने? बहुपद में बोला था कि जो भी चीज़ है, ठीक है ना, जिसके रूप में हम बहुपद लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ एक्स में बहुपद लेना चाहते हैं, तो जो एक्स है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। तो घात क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब तो पूर्णांक होनी चाहिए और साथ में कैसी होनी चाहिए? ऋण नहीं होनी चाहिए, धन होनी चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये होती है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें नॉर्मली सारे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना अवकलज किस में चाहिए, बहुपद किस में चाहिए? अवकलजों में। तो अभी हमें y को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, x को देखने की जरूरत नहीं है, हमें इन अवकलजों को देखना है। तो अवकलजों की घात देखनी, जैसे अवकलजों की घात 1 है, यहाँ अवकलज की घात 2 है, यहाँ अवकलज की घात 1 है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद ही है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? ठीक है, तो यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। दिक्कत कौन से वाले क्वेश्चन में होंगी? जहाँ पे बहुपद रूप में वो नहीं होगा। देखो कैसे तुम्हारे बुक में कैसे वाले क्वेश्चन है, मैं सीधा उन्हीं पे फोकस करता हूँ, ठीक है ना। तो बुक में जो क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसे लगे साइन है और साइन के आगे जो एंगल है वो dy/dx दे रखा है, तो ये बहुपद नहीं होता है। ये बहुपद, अगर बात बहुपद की करें तो ये इस टाइप वाले, ठीक है ना। साइन है, साइन का एंगल है वो dy/dx है, ठीक है ना। अगर साइन अगर गुणा में है, ऐसे है dy/dx है और इसके साथ गुणा में साइन x है या साइन y है, तो ये तो है, ये तो ठीक है, लेकिन साइन के एंगल में dy/dx आ गया तो ये बहुपद रूप थोड़ी है। बहुपद रूप तो हमने ये पढ़ा था dy/dx की घात 5 होनी चाहिए, dy/dx की घात 3 होनी चाहिए, ऐसे किसी के आगे थोड़ी आएगा, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म तुम्हें मिलेंगी, या कुछ कुछ ऐसी फॉर्म मिलेंगी साइन के आगे, कॉस के आगे, tan इनवर्स के आगे, किसी के भी आगे आए ना, या e की घात है, मान लो e की घात है और वहां पे लिख दिया dy/dx, ठीक है ना, e की घात dy/dx, ये भी क्या है? बहुपद नहीं है बच्चों, ठीक है। तो तुम्हें dy/dx सिंपल अगर कहीं दिखता है घात में, उसकी कोई घात दिखती है तब तो ठीक है, लेकिन dy/dx के अलावा कुछ भी अवकलज, जरूरी नहीं है कि मैं dy/dx बोल रहा हूँ तो तुम कहीं वहीं पे dy/dx पे ध्यान दो, दूसरा भी हो सकता है, मान लो ये है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि इसमें आगे अवकलज जो है वो क्या आ रहा है? कॉस के अंदर आ रहा है, तो कॉस के एंगल में आए, साइन के एंगल में आए, किसी के भी एंगल में अंदर आए, ई की घात में dy/dx आ जाए, ऐसे तुम्हें कहीं पे भी दिखे ना, तो तुम बोलोगे ये अवकलजों में बहुपद नहीं है, ये समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण नहीं है। बहुपद समीकरण ऐसे नहीं होती है, ई की घात में नहीं आता। यहीं पे मैं अगर इस समीकरण में लिख दूं साइन x, तो तब ये बहुपद समीकरण नहीं है। इसी में मैं लिख दूं e की घात x, तो ये बहुपद समीकरण नहीं है। लेकिन अभी हमें जो समीकरण देखनी है ना बहुपद, वो केवल किस में देखनी है? एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चों,
और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि ये बहुपद समीकरण होनी जरूरी है, तो उसमें साइन के आगे केवल बच्चों तुम्हें dy/dx या d2y/dx² d3y/dx² ये चीज़ें देखनी है, अवकलज देखनी है, क्योंकि हम अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे मत कहीं पे साइन y लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन x लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन साइन dy/dx लिखा होगा तो सीधा सीधा बोलोगे कि ये क्या है, बहुपद, इसमें अवकलज जो में बहुपद समीकरण नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, मैंने तुम्हें समझा दिया तो तुम्हें अच्छे से समझना आ गया होगा। बाकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और एकदम से क्लियर हो जाएगा और हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब पहला वाला देख लेते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। पहले वाला अवकलज है, इसकी घात 1 है। दूसरा वाला अवकलज है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो मतलब ये बहुपद तो है, ठीक है। तो यह अवकलज में y∭, ये y∭, ये y' में बहुपद समीकरण में कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले मैंने थोड़ा डिटेल में तुम्हें लिखा, आगे मैं सीधा लिखूंगा कि घात है, ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने अच्छे से समझाया इसमें। ये बहुपद समीकरण है, अतः तुम एग्जाम में जरूरी, तुमसे जब एग्जाम में ये पूछा जाएगा ना कि घात बताओ, इसकी घात कितनी, तो घात परिभाषित है नहीं है तो तुम वहाँ पे सीधा लिख दो कि घात इतनी है, बस खत्म, ठीक है। ये सब रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अतः इसकी घात परिभाषित है, क्योंकि बहुपद समीकरण में घात परिभाषित तो हम देख लेते हैं। अतः इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज, तो मैंने अभी घात के लिए क्या बताया था, घात निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी कोटि वाला अवकलज देखते हैं। तो ये 1 कोटि का है, ये 2 कोटि का, ये 3 कोटि का, तो हमने सबसे बड़ी कोटि वाले को ले लिया। फिर इसकी घात देखते हैं, ना कि इनकी। ऐसे नहीं कि पूरे अवकलज समीकरण में सबसे बड़ी घात देख ली, ठीक है। क्या करना है, जो उच्चतम कोटि वाला है उसकी घात देखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम उच्चतम कोटि का अवकलज ये है ना, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगी, अवकल समीकरण की घात होगी। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, dy/dx का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, घात 2 है इसकी, dy/dx कोई दिक्कत नहीं, इसकी घात 1 है, माइनस साइन स्क्वायर y, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था, मैंने जो तुम्हें अभी बात समझाई थी, कहीं तुम साइन को देख के तुरंत ना बोलने लगो कि ये तो बहुपद है ही नहीं। मैंने बोला था यहाँ पे dy/dx नहीं होना चाहिए साइन के आगे, आगे से मतलब है साइन के एंगल में, साइन के आगे ऐसे तो चल जाएगा, मान लो लिखा है साइन y और गुणा dy/dx, तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर साइन और dy/dx उसका एंगल लिख दिया तब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे सबसे बड़ा ये है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन तुम्हें बड़ी घात देखनी है ना, क्योंकि बड़ी घात कितनी है, 2 है, कि ये भी वही है, ये भी वही है, प्रथम कोटि का ही है, ठीक है। लेकिन कोटि की उसके बाद तुम्हें घात देखनी है, तो घात हाईएस्ट घात देखनी है। ये तो एक घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 ना, ठीक है। किसकी, सबसे बड़ी कोटि की, सबसे बड़ी कोटि इसमें यही है, तो इसकी घात कितनी जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम क्वेश्चन देखें, ये dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू, तो ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे साइन के आगे जो एंगल है उसमें dy/dx आ गया, तो यह dy/dx में बहुपद समीकरण नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित बच्चों नहीं है, तो इसकी हम घात कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं इसी क्वेश्चन में बता दूं, अगर यहाँ पे साइन x लिखा होता और इंटू dy/dx, तब बिल्कुल इसकी घात होती, तब इसकी घात कितनी होती, 1 होती, ठीक है, तब ये समीकरण होती। अगर यहाँ पे साइन y लिखा होता है इंटू dy/dx, तब भी सही होता, ठीक है। साइन के अंदर है, ध्यान रखो, साइन के आगे कुछ y x कुछ नहीं लिखा अभी, ठीक है। अब हम सीधा इसके उदाहरणों में आ जाते हैं बच्चों, तो बहुत आसान है। अब तो तुम्हें मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके उदाहरण है, एक ही उदाहरण है इसमें, ठीक है, उसके 3 पार्ट हैं। तो उदाहरण 1 है, निम्नलिखित समीकरणों से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो। देखो कोटि तो हमेशा होगी, कोटि के मामले में ये बहुपद को मत लाना बीच में, ठीक है, कोटि होती ही होती है, ठीक है ना। कोई अगर समीकरण अवकल समीकरण है तो उसकी कोटि होगी होगी, ठीक है, लेकिन घात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब इतनी देर से जो तुमको समझाया है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए हम देखेंगे, एक ही कोटि है इसमें, प्रथम कोटि का अवकलज है ना इसमें, तो कोटि 1 होगी। नेक्स्ट है घात, घात के लिए क्या देखते हैं हम, तो सबसे हाईएस्ट कोटि होती है जो कि 1 ही है, इसकी घात देखते हैं बाहर से, तो इसकी घात कितनी है बच्चों, 1 है, तो इस घात कितनी जाएगी इस अवकल समीकरण की, 1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम दूसरा वाला देखें,
तो इसमें अगर कोटि देखें तो कोटि फिर से वही बच्चों dy/dx, एक प्रथम अवकलज हो गया। एक और है कोई है बिल्कुल d2y/dx स्क्वायर है। इसकी कोटि कितनी हो गई 2। घात की बात करें तो घात क्या बताया था मैंने, जो इसकी हाईएस्ट कोटि होती है, हाईएस्ट कोटि कौन सी है ये वाली ना, तो इसकी घात देखेंगे, ना कि ये ऐसे नहीं कि तुम यहाँ देख रहे 2 और आंसर लिख रहे, इस वाले की जो सबसे बड़ी कोटि है उसकी तुम घात देखोगे। कितनी घात है इसकी, एक घात है ना इसकी, इसके बाहर से क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब घात 1 होगी, उसकी घात 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये हो गया लास्ट क्वेश्चन है इसमें उदाहरण मतलब ये। तो इसकी कोटि बच्चों तुम देखोगे इस बार डैश में लिखा हूँ तो y डैश डबल डैश, ठीक है, यहाँ पे y डैश है तो क्या है y डबल डैश है ना, ये सबसे बड़ा है ना y डबल डैश, तो इसका मतलब है क्या होगा, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं कोटि में तो, लेकिन अब बात आएगी वो उसकी किसकी घात की। तो बच्चों घात में मैंने जैसे कि बताया था कि घात तभी को पहले ये चेक करना जरूरी कि y जो अवकलज है उसमें ये बहुपद है या नहीं है। तो तुम ध्यान से देखोगे e की पावर में y या x नहीं है बल्कि क्या है y डैश है। y डैश का मतलब होता है dy/dx, मतलब e की घात में लिख दें। मैंने बोला ना साइन की आगे अगर एंगल में लिख दें, e की घात में लिख दें, tan इनवर्स साइन इनवर्स के आगे लिख दें, इस टाइप से अगर ये लिखा हो ना तो हम बोलेंगे सीधा सीधा लॉग के आगे लिख दें। ठीक है ना, आगे ऐसे लिख दें लॉग और dy/dx, तो वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी उसकी भी घात परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप वालों की घात परिभाषित नहीं होती, e की घात में dy/dx लिख दिया तो इसकी घात परिभाषित, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं, तो इसकी हम कोई घात नहीं बोल सकते बच्चों। ठीक है, तो अब तुम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट बस इन्हीं पे ही है, घात और कोटि। ठीक है ना, ऐसी एक्सरसाइज है सेम, तो बहुत इजीली तुम इसको कर लोगे। तो इस एक्सरसाइज को सभी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों इजीली इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, बस घात इतनी कोटि इतनी, घात इतनी कोटि इतनी, इतना तो लिखना तुमने खाली। ठीक है ना, बहुत ये रीजन्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें लिखा था ना, तो तुम्हें इतना रीजन वगैरह मत लिखना कि क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, बस कोटि लिखना, घात लिखना, कोटि लिखना, घात लिखना, ऐसे लिखते जाना। जहाँ पे घात परिभाषित नहीं है वहाँ पे लिख देना घात परिभाषित नहीं है। तो ऐसे इसके आंसर तुमने देने हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बच्चों, तो वो उससे उस टाइप के क्वेश्चन तुमने पहले किए हुए हैं। और दूसरा मैं जो एक्सरसाइज है ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों मैं ही करा दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से लगभग 7 के क्वेश्चन मैं ही तुम्हें यहाँ पे हल्का हल्का सा समझा मतलब करा दूंगा। ठीक है ना, तो 4-5 क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन तुम्हें घर से करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जरा सा कुछ चीज़। ठीक है, क्या है अवकल समीकरण का हल। ठीक है बच्चों, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण तुमने पढ़ी ली, जो कि समीकरण dy/dx d2y/dx2 ऐसे में जो होती हैं वो समीकरण अवकल समीकरण होती हैं। ठीक है, उसका हल क्या होता है बच्चों किसी भी अवकल समीकरण का, तो यदि कोई फलन किसी अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो फलन उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कोई फलन नॉर्मली वो फलन y होता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है ना, ज़्यादातर केसेस में वो फलन y होता है। ठीक है, जो हमारी इक्वेशंस रहती हैं, हमारी dy/dx में रहती है ना d2y/dx2, तो y इक्वल टू ज़्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी फलन, ठीक है, और ज़्यादातर केस में y इक्वल टू fx में होता है। ठीक है, तो उसको अगर संतुष्ट करेगा तो उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण तो हमने पीछे पढ़ ली इतनी सारी। ठीक है, ये d2y/dx2 है, dy/dx है, तो अगर कोई y इक्वल टू ये इसको संतुष्ट करेगा तो ये इसका हल है। तो y इक्वल टू e की घात x+4। ठीक है ना, हल संतुष्ट करने का मतलब ये है कि y को अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे y का एक बार अवकलन करो यहाँ रखो, y का 2 बार अवकलन करो यहाँ पे रखो, और ये 0 के बराबर आ जाए सॉल्व करके, मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे जो y बराबर e की घात x+4, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका क्या है, हल है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हल में जो उसको संतुष्ट कर दे y इक्वल टू की, ठीक है, वो उसका हल हो जाता है। ठीक है, हल में भी बच्चों 2 टाइप के हल इसके होते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप के होते हैं, एक अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है, एक अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होता है। ठीक है, एक होता है व्यापक हल होता है और एक विशिष्ट हल होता है। तो बच्चों व्यापक और विशिष्ट में क्या अंतर है देख लो। ठीक है, यदि किसी अवकल मतलब हल तो ऐसे ही है, हल वाली अगर बात करें कि हल क्या होता है तो वो तो यही चीज़ है, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं। यदि किसी अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, तो यहाँ पे जो मेन जो अलग से चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, तो वह अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, बस स्वेच्छ अचर किसे कहते हैं, तुमने देखा होगा जब हम समाकलन भी करते थे बच्चों, तो हम लास्ट में ऐसे सी करके लिख देते थे ना,
ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो x तो तुम्हें पता है 4 होता है, y भी क्या होता है तुम्हें पता है 4 होता है, ठीक है ना। अब देखो जब हम बोलते हैं कि ये x तो 4 है, y तो 4 है, लेकिन c को हम क्या बोलते थे, वहाँ पे अचर बोलते थे। तुम्हें याद होगा जब हम समाकलन भी करते थे अचर होते थे। लेकिन अगर मैं यहीं पे संख्या 5 लिख दूँ तो क्या वो अचर नहीं है? वो अचर नहीं है, वो भी अचर है। वो 5 भी अचर है, ये c भी अचर है। लेकिन तो जो ये 5 जो फिक्स हैं उनको तो हम बोलते हैं वो तो अचार हो गया, सीधा अचार हो गया। लेकिन जो इस टाइप के हैं, जो ये नंबर में होते हैं ए बी सी, इस टाइप से जो अचार होते हैं उनको बच्चों बोलते हैं स्वेच्छ अचार बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये वाले अचार होंगे ये क्या होंगे? स्वेच्छ अचार। तो अभी हम जो बात करेंगे स्वेच्छ अचार की होगी, तो स्वेच्छ वर्ड को जरा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे मन में अचार शब्द ना आए, ठीक है ना। अगर अचार शब्द आ गया तो तब गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। स्वेच्छ अचार तो किसी भी अवकल समीकरण के हल में यदि स्वेच्छ अचर उपस्थित हो तो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। क्या? स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के समान होती है। तो ध्यान रखना कि इनकी जो संख्या होती है, ठीक है ना, इनकी जो संख्या होती है स्वेच्छ अचरों की संख्या, ठीक है, स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है वो क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। जितनी कोटि की वो होती है उतनी ही उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है। जैसे कि देखो मान लो ये अवकल समीकरण है, ठीक है, इसका व्यापक हल ये है, ठीक है। अभी अभी हमने हल की बात तो हमने करी थी, ये अवकल समीकरण है, ठीक है, तो इसको ये संतुष्ट करता तो इसका हल है। तो ऐसे ही सेम है बच्चों, ये इसको संतुष्ट करती होगी। मतलब अगर मैं इसका अवकलन करूँ dy/dx यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो ये सॉल्व करके 0 आ जाएगा, तो ये इसका हल तो है ही। लेकिन मैं इसको व्यापक हल बोलूंगा। व्यापक हल कब बोलेंगे, ठीक है ना, व्यापक हल तब बोलेंगे जब यहाँ पे तुम्हें एक स्वेच्छ अचर भी दिखाई देगा। तो दिख रहा है एक स्वेच्छ अचर c दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्वेच्छ अचर c है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये व्यापक हल कहलाएगा, ठीक है। तुमने ध्यान दिया होगा पहले जो था इसमें 4 था, इसमें अचर था लेकिन स्वेच्छ अचर नहीं था, ठीक है ना, स्वेच्छ अचर होना चाहिए, ठीक है। तो स्वेच्छ अचर यहाँ पे है तो ये व्यापक हल है, ठीक है। और दूसरा मैंने एक चीज तुम बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या मैंने ये बोला था कि स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के समान होती है। मतलब जितनी कोटि की ये अवकल समीकरण होगी। तो बच्चों ये कितनी कोटि की अवकल समीकरण है, ध्यान से देखो, ये कोटि 1 की है ना, 1 की कोटि की तो अवकल समीकरण, तो इसमें स्वेच्छ अचर कितने आएंगे? 1 ही आएंगे। मान लो यहाँ पे d2y/dx² होता है, तब यहाँ पे स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 2 हो जाती है, प्लस c1 प्लस c2 या a b कैसे भी हो सकते थे, ठीक है ना। तो बच्चों ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। तो बच्चों अगर तुम्हें व्यापक हल समझ में आ गया तो विशिष्ट हल भी इजीली समझ में आ जाएगा। विशिष्ट हल क्या होता है बच्चों? अगर यदि किसी अवकल समीकरण का हल स्वेच्छ अचरों से मुक्त हो, मुक्त जानते हो मतलब उसमें स्वेच्छ अचर ना हो, तो ऐसा हल विशिष्ट हल कहलाता है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ठीक है ना, अवकल समीकरण का हल, तो ये वाला हल विशिष्ट ही था बच्चों। यहाँ पे कहीं स्वेच्छ अचर दिख रहा है? नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर स्वेच्छ अचर ना हो, या हम ये बोलेंगे कि एक तरीके से हमें इस स्वेच्छ अचरों की वैल्यू पता चल गई हमें, ठीक है। तो स्वेच्छ अचर ना हो, तो जो मैंने ऊपर वाला ही उदाहरण लिख दिया, अवकल समीकरण ये, इसका विशिष्ट हल ये है क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर नहीं है। तो तुम्हें ये याद रखना बच्चों, क्या कि अवकल समीकरण का हल तो वो होता है जो, अवकल समीकरण का हल वो होता है जो उसको क्या करता है, संतुष्ट करता है अवकल समीकरण को y इक्वल टू करके, ठीक है। अवकल समीकरण के हल में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है व्यापक हल होता है, व्यापक हल में ये स्वेच्छ अचर होते हैं, c हो गया, a b c, इस टाइप से अचर अगर आते हैं व्यापक हल में तो वो बोलते हैं स्वेच्छ अचर। इस टाइप के अचर आते हैं तो उससे बोलते हैं व्यापक हल बोलते हैं। और इनकी संख्या हमेशा उतनी ही होती है जितने की ये कोटि होती है, ठीक है ना। अगर ये 2 कोटि का तो 2 होते हैं, ये 3 कोटि का तो इनकी संख्या 3 होती है। और विशिष्ट हल उसे बोलेंगे जो हमें पूरा हल मिल चुका, मतलब सी की वैल्यू भी मिल चुकी है, मतलब जिसमें स्वेच्छ अचर होते ही नहीं है, ठीक है, जिसमें स्वेच्छ अचरों से जो मुक्त हो। यहाँ पे देखेंगे स्वेच्छ अचर कोई है ही नहीं, ठीक है, 4 पूरी वैल्यू। तो ये क्या होगा, इसका विशिष्ट हल हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अब हम आते हैं, ये तो हो गई थ्योरी टाइप की, एक तरीके से समझाना था तुम्हें, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जैसा कि पहले बताया था, ठीक है, क्या बोला था मैंने बोला था क्वेश्चन पहले किए हुए ऐसे, ठीक है। कब? जो तुमने अवकलज वाला चैप्टर तुमने पढ़ा था वहाँ पे तुमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। तो कोई प्रश्नावली 5 शायद 7 वाली प्रश्नावली जो द्वितीय कोटि का अवकलज भी था जहाँ पे, ठीक है ना, वो वाली एक्सरसाइज में तुमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद करो। वहाँ क्वेश्चन कैसे थे? वहाँ क्वेश्चन ऐसे थे कि वहाँ पे ऐसे लिखा रहता था कि ये बताना, यदि एक फलन ये दे रखा है तो सिद्ध करो कि ये बराबर 0, ऐसे बस वहाँ क्वेश्चन ऐसे थे, बस फर्क ये है, ठीक है ना। वहाँ पे ये दिया रहता था कि एक फलन ये दे रखा है तो सिद्ध करो
ठीक है। यदि ऐसे थे क्वेश्चन, फिर से सुनो, यदि y बराबर e की घात माइनस 3x तो सिद्ध कीजिए ये बराबर 0, ऐसे क्वेश्चन थे वहाँ। ठीक है, तो सेम वही रिपीटेड एक्सरसाइज है अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकते हैं लेकिन तरीका एक ही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन थे यदि y इक्वल टू इतना तो सिद्ध करो ये बराबर इतना। तो तुम क्या करते थे, तुम ये करते थे, दो तरीके से इस क्वेश्चन को करते थे। एक तो ये करते थे कि जैसे ये है, इसका बाएं पक्ष है तो इसमें वैल्यू निकाल के रखते थे, y का एक बार अवकलन करते थे, फिर दोबारा करते थे, फिर यहाँ पे dy/dx की वैल्यू रखते थे, d2y/dx² की वैल्यू भी यहाँ रखते थे, y की वैल्यू भी यहाँ रखते थे अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। ये सारी वैल्यू यहाँ रखते थे, इसको सॉल्व करते थे तो ये दाएं पक्ष के बराबर आ जाता था। तो बच्चों सेम यहाँ पे भी होना, बस यहाँ पे भाषा थोड़ी सी बदल गई है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी होता था, कभी कभी क्वेश्चन कुछ बड़े से वर्गमूल वाले कुछ ऐसे होते थे तो उनमें ऐसा भी होता था कि बाएं पक्ष में रखने की नौबत नहीं आती थी, उसी को हम हल करते जाते थे और ये वाली समीकरण खुद ही सिद्ध आ जाती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे होते थे जैसे ये दे रखा है, इसको हम करते जाते थे इक्वल टू और अवकलन करते जाते थे, इसको सॉल्व करते जाते, एक बार अवकलन फिर दो बार अवकलन, और उसको सॉल्व करते करते थोड़ी देर बाद ये वाली कंडीशन आ जाती थी। तो दो तरीके से हमने वहाँ पे किया था अगर तुम्हें याद आ रहा हो, तो वही दो तरीके से यहाँ पे भी होना है बच्चों। बस यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई। क्या बोला है, सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू e की घात माइनस 3x अवकल समीकरण ये जो दे रखी का एक हल है। ठीक है, तो लैंग्वेज बदली है, क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे एक तरीके से एक फलन दिया रहता है और एक अवकल समीकरण दी रहती है, बताना है कि ये इसका हल है। तो इसका हल तभी होगा जब ये इसको संतुष्ट करेगा। तो ये संतुष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करनी है, फिर से सेम वैसा ही करना जैसे पहले पिछले एक्सरसाइज में किया था कि वैल्यूज यहाँ पुट करी थी ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना। तो जो जो वैल्यूज की यहाँ पे जरूरत है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम देखेंगे एक तो y की वैल्यू तो दे ही रखी है, लेकिन अभी इसकी और इसकी भी जरूरत है, तो उसके लिए बच्चों एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करना मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे तुम। e की घात माइनस 3x का कितना होगा, e की घात माइनस 3x ही होगा। ठीक है, तो e की घात माइनस 3x का अवकलन मतलब e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है ना, तो e की घात माइनस 3x की घात माइनस 3x हो जाएगा। लेकिन x की जगह पे जो दूसरा होता है मतलब चेन रूल याद आ रही होगी तुम्हें, श्रृंखला नियम, तो इसके बाद इस माइनस 3x का भी अवकलन होता है गुणा में। तो गुणा माइनस 3x का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स का अवकलन 1 तो माइनस 3। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अच्छे से अब तक आ जाना चाहिए, इस पर हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे दोबारा अवकलन करेंगे क्योंकि हमें दो बार चाहिए अवकलन। ठीक है, इसका अवकलन करो दोबारा से तो माइनस 3 तो ये हो जाएगा। इसका अवकलन अभी तो पढ़ा था हमने, e की घात माइनस 3x और माइनस 3 गुणा में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई बच्चों। y की वैल्यू तो पहले से गिवन थी, ये हमने निकाली है, ये भी हमने निकाली, तो ये वैल्यू हम इसके बाएं पक्ष में बच्चों हम रखेंगे अब। ठीक है, तो अवकल समीकरण के बाएं पक्ष में ये सारी वैल्यूज, तीनों वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, रखो, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा और ये दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो क्योंकि ये दाएं पक्ष के बराबर आ गया है तो हम लास्ट में ही लिख देंगे कि अतः क्या है, ये अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, तो ये इसका हल है। या डायरेक्ट इतना ना भी लिखो, सीधा लिख दो कि अतः ये क्या है, इस अवकल समीकरण का एक हल है। बच्चों बस सिंपल सा था ये। ठीक है, अब मैं खाली इसमें पूछा नहीं गया लेकिन ऐसे ही पूछूंगा तुमसे, ये थी अवकल समीकरण, ये है इसका हल। बता सकते हो ये कि व्यापक हल है कि विशिष्ट हल है, अभी बताया था, ये केवल ऐसे ही चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में अगर तुमने बोला होगा विशिष्ट हल तो बिल्कुल सही हो। ठीक है, क्योंकि व्यापक हल में मैंने बोला था क्या आता है, कुछ A B C D वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वैसे भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। और दूसरा मैंने बोला था A B C D तो आते हैं, वो भी कितने आते हैं, जितने की कोटि का ये होता है, ये 2 कोटि का है ना, तो यहाँ पे 2 A B C, एक A आना था एक B आना था। ठीक है ना, G आना था या H जो भी है, मतलब 2 आने थे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक भी हमको दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये विशिष्ट हल है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें शेष अचरों की संख्या 0 है। ठीक है, पूछा नहीं गया, मैं खाली ऐसे ही इस पर बात की है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखेंगे तो उदाहरण 3 है, सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, अवकल समीकरण का एक हल है। तो बच्चों ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्या करना है तुम्हें, ये y की, इसके जो बायां पक्ष है उसमें वैल्यूज रखनी, कौन कौन सी, एक तो y की वैल्यू रखनी है, दूसरी ये वैल्यू रखनी है, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें एक बार अवकलन करना है, फिर दोबारा। तुम बोल रहे एक बार का तो है नहीं, लेकिन दोबारा बच्चों तभी तो होगा जब एक बार करोगे। ठीक है, तो एक बार कर मजबूरी एक बार करना ही पड़ेगा, फिर दोबारा तभी होगा। ठीक है, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आराम से वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं वही क्वेश्चन अपना रिपीट करूँ, पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या इसका ये वाला हल जो है ये व्यापक हल है या विशिष्ट है, तो क्या होना चाहिए बच्चों इस बार आंसर, ये इसका कैसा हल है, व्यापक हल है। क्यों, क्योंकि इस बार 2
तुम्हें स्वेच अचर दिख रहे होंगे, एक ए और बी है, ठीक है ना। वो दो क्यों आया है, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है, 2, तो व्यापक हल में 2 स्वेच अचर आ गए, ठीक है। तो इससे व्यापक हल और विशिष्ट हल वाला भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल में तुम्हें ये भी बताया बच्चों, ठीक है। बाकी अब करना क्या तुम्हें पता ही है, ठीक है। दिया है y इक्वल टू, दे रखा है, इसका अवकलन कर लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है अवकलन करने में। cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस ए साइन x का cos x होता है, दोबारा करो अवकलन, ठीक है। माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का अवकलन cos x, b cos x का अवकलन माइनस साइन x हो गया 2 बार। y की वैल्यू भी पता है, dy/dx की भी पता है, इसकी जरूरत तो है नहीं वैसे अभी, ठीक है ना। तो हम इन दोनों का मान बाएं पक्ष में जब रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये रखो और ये रखो, तो ये कट के 0 आ गया, और लिख दो आता है ये y इक्वल टू जो है ये अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। बस तो हो तो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेशली ऐसे नहीं बोला व्यापक विशिष्ट, बस हल बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों अब इसकी प्रश्नावली 9.2, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये पहले का पढ़ा हुआ, ये हमने जो है उसी को थोड़ा अवकल समीकरण के हल के रूप में दे दिया, थोड़ा लैंग्वेज बदल के दे दिया, क्वेश्चन वही हैं सारे। तो बच्चों अब इस प्रश्नावली में क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप के कुछ होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ उसमें, ठीक है। देखो अब इसमें सबसे पहले समझ लो, इस प्रश्नावली में टोटल 12 प्रश्न है, ठीक है। तो लास्ट के 2 प्रश्न है वो टिक वाले हैं, मतलब ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन वाले में थोड़ा अलग ही हैं, वो व्यापक और विशिष्ट हल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, उनमें सत्यापित करना है कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, देखो। तो बच्चों इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे है, प्रश्नावली जो 9.2 है ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ प्रश्न नंबर 1 से 10 तक वालों में तुम्हें क्या करना है, बताना है कि जो आगे जो अवकल समीकरण दी गई है वो सत्यापित करना, वेरीफाई करना है कि वो उसका क्या हल है। मतलब यहाँ पे एक फलन ऐसे दे रखा, प्रश्न नंबर जैसे 1 लिखा, एक फलन ऐसे दे रखा और एक आगे दूसरा लिखा ना, तो ये वाला तो फलन है कि जो जिसको बताना कि वो उसका हल होगा, और ये आगे वाली अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इस रूप में दिए हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। ये तो वो फलन है जो हमें बताना है, ठीक है ना, कि इसका हल होगा, और ये इधर की साइड अवकल समीकरण लिखी है, इधर की साइड उनके हल लिखे हैं, लेकिन तुम्हें बताना ये उनके हल हैं या नहीं है, ठीक है। और बस केवल प्रश्न नंबर 11 और 12 ऑप्शन वाला है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन जो है इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे, तो बच्चों इसमें अवकल वगैरह करना सब कुछ ये पहले का पढ़ा हो, तो फटाफट से इनको देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है पहले, फलन y इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। तो और ये अवकल समीकरण है उसके जो सामने लिखी है, ठीक है। तो ये फलन है, ये समीकरण है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसका क्या है, हल है। तो जैसे कि मैंने बताया क्या करना है, इसको क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। इसका और दूसरा मैंने बताया कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि बायां पक्ष दायां पक्ष करके, वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते रहें और हमारा आंसर आ जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि बाएं पक्ष को हल करने के बाद दाएं पक्ष और बराबर ना आए, कई मतलब कि हमें बाएं पक्ष को भी अलग से हल करना पड़ेगा, दाएं को भी अलग से हल करना पड़ेगा, दोनों बराबर आ जाए, ऐसा भी होगा बच्चों, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। y बराबर वर्गमूल ये दे रखा, तो मैं इसका अवकलन करता हूँ अगर, ठीक है, y'। तो इसका जैसे ही मैंने अवकलन किया, तो बच्चों अवकलन करने के लिए मैंने कौन सा रूल लगाया, तुम्हें याद होगा, मैंने एक तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बताया था। वैसे तुम्हें पता है कि ये कैसे आता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी मैंने बताया था कि वर्गमूल x का अवकलन कितना होता है, 1/2 वर्गमूल x, ठीक है। डायरेक्ट भी फार्मूला बताया था। तो अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए से x माने, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 वर्गमूल x, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें श्रृंखला नियम लगाएंगे, तो इसका भी अवकलन करेंगे गुणा में, तो 1 का अवकलन तो 0 होता है, x² का अवकलन 2x हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया, 2 से 2 काट दो, तो ये तो बाएं पक्ष आ गया। देखो बाएं पक्ष में y' की वैल्यू तो थी, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू y' बराबर ये आ गया, हमने तो निकाला भी अभी, तो बाएं पक्ष तो आ गया, ठीक है। लेकिन तुमने बाएं पक्ष जो निकाला वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया बच्चों। तो वही मैं बात कह रहा था कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि तुम जब बाएं पक्ष में वैल्यू रखोगे भी ना, अभी तक तो ऐसा हो रहा था ना, जब तुम वैल्यू रख रहे थे तो दाएं पक्ष के बराबर एकदम से आ जा रहा था, कई बार नहीं आएगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो दाएं पक्ष को भी सॉल्व कर लो, जैसे कि अभी तुमने बाएं पक्ष जब निकाला, लेफ्ट हैंड साइड को निकाला, तो ये आया तुम्हारा, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। दाएं पक्ष भी अलग से हल करो, दाएं पक्ष इतना दे रखा ना, तो इसमें बच्चों y की वैल्यू है ना, तो ये रख दो, ठीक है, y की वैल्यू, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है बाएं पक्ष में x ही x आया,
और दाएं पक्ष में क्या है, y है अभी, जैसे कहते हैं y की वैल्यू ये रख देते हैं। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रखो, ये वर्गमूल 1 + x² 1 + x², इससे ये कटेगा तो कितना जाएगा, वर्गमूल 1 + x²। तुम्हें पता है ना वर्गमूल x बटे x कितना होता है, ठीक है। तो वर्गमूल से x कट जाता है तो नीचे वर्गमूल आ जाएगा, अगर ऊपर x होगा तो ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देखोगे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आ गया ना, तो अब तुम क्या करोगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि ये इसका हल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, अतः y बराबर ये अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। ऐसी वजह देखो प्रश्न नंबर 6 ये फलन है, ये अवकल समीकरण, ठीक है। ये तुम्हें मैंने बताई दी इधर और इधर करके कैसे लिखिए। तो ये दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, ठीक है। क्योंकि y डैश देखो और एक ही बार है ना, तो एक ही बार करना है। ये भी देख लेना कि दाईं तरफ जो अवकलज है वो प्रथम कोटि का, द्वितीय का, तृतीय का। तृतीय के तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो द्वितीय तक के ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रथम कोटि का ये, यानी कि एक ही बार अवकलन करना है, ठीक है। सिलेबस में केवल द्वितीय कोटि तक के हैं तुम्हारे, ठीक है। हल करने में द्वितीय कोटि के, लेकिन कोटि पता लगाना या घात पता लगाना उसमें तृतीय भी आ सकती है। तो बच्चों इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, तुम्हें पता ही है, ठीक है। y का अवकलन y डैश हो गया। तो इसमें जब हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताओ, कौन सा रूल लगेगा, गुणा वाला ना, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणा पहले x का अवकलन 1। तो ऐसे ये आ गया। तो हमने देखा अब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, अब उसमें वैल्यू रख देंगे, यही तो करते हैं हम। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे x इंटू और y डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये तो रख दो यहाँ पे, वैल्यू रख दी हमने। तो हमने जब वैल्यू रखी यहाँ पे बच्चों, अब x की मल्टीप्लाई भी कर दो अंदर। तो हमने जब वैल्यू रखी, तो रखने के बाद हमें दाएं पक्ष नहीं मिला, ध्यान से देखो दाएं पक्ष तो कुछ और ही है, ये देखो इतना बड़ा सा है। तो फिर से वही बात जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने ये बोला कि जब ऐसा नहीं हो पाता है कई सारे क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, दाएं पक्ष को अलग से हल करो, ठीक है। तो दाएं पक्ष ये है ना, इसको अलग से हल करो। क्या करो, यहाँ पे जहाँ पे y की वैल्यूज है वो पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें दाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में x ही x तो नजर आ रहा है, y नजर आ रहा है कहीं नहीं ना। तो दाएं पक्ष में भी अब क्या करो, ये दाएं पक्ष तो y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है, x sin x से दे तो रखा है ऊपर सबसे, ठीक है ना। y बराबर कितना दे रखा है, x sin x, तो ये वैल्यू तुम यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर x sin x, यहाँ पे भी y बराबर x sin x, मतलब x² sin स्क्वायर x आ जाएगा। x² यहाँ कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तुम्हें पता ही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कितनी बार आ चुका है, cos स्क्वायर x। तो अब वर्गमूल में यहाँ पे वर्ग हैं, तो क्या जाएंगे, वर्ग हट जाएंगे, ये x cos x हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमारा आंसर आ चुका है, x² cos x प्लस x sin x। यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी था, तो इजीली ये प्रूफ हो गया कि ये अवकल समीकरण का हल है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया, तरीका वही है जो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फलन ये दे रखा है, ये अवकल समीकरण है, तो बताना है कि ये इसका हल है। तो फिर से वही देखो कितनी बार अवकलन है, एक ही बार है ना, तो हमें एक ही बार अवकलन करने की जरूरत है, ठीक है। 2 बार कभी भी, 2 बार तभी करना जब तुम्हें डबल डैश उसमें कहीं पे भी दिख जाए, यहाँ दिख जाए, यहाँ दिख जाए, कहीं पे भी दाईं तरफ अवकल समीकरण दिखे। ऐसे नहीं कि तुम हर बार 2 बार किए जा रहे। तो यहाँ पे हम अवकलन कर देंगे बच्चों, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लो, तो क्या होगा, बाईं तरफ भी करना पड़ेगा। तो इस बार ये y इक्वल टू करके नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा ना, तो मैं अस्पष्ट फलन होते हैं ना इस टाइप के, जो y बराबर करके नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से x y है इक्वल टू ऐसे है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना भी आता है। हम सीधा बाईं तरफ भी अवकलन कर देते हैं, दाईं तरफ भी कर लेते हैं। तो इसका अवकलन हम करेंगे, तो पहला फलन गुना दूसरे का अवकलन, ठीक है। मैं दाईं तरफ देख, यहाँ राइट पेज में हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर मैंने इसलिए लिखा है वो लेफ्ट साइड पे पेज में ना, तो उसमें हमें करने में आसानी होगी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला फलन गुना दूसरे का अवकलन y डैश प्लस y, दूसरा फलन गुना पहले का अवकलन x का अवकलन 1 होता है। log y का अवकलन कितना होता है बच्चों, 1/y, और लेकिन log x का तो 1/x है, वो तो ठीक है, लेकिन log y का यहाँ पे तो x होना चाहिए था ना, तो हम क्या करेंगे, y का भी अवकलन करेंगे, दोबारा चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। ये सब पहले पढ़ा हुआ। c का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। c जो भी ये स्वेच्छाचार होते हैं ना, a b c d, इनका अवकलन सीधा 0 करना, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब क्या हो गया, हमें दाईं तरफ अवकल अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे फिर नज़र मार रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन में देखो अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू, ये ऐसे था आंसर, y डैश इक्वल टू ये, ठीक है। तो हमें y डैश इक्वल टू लाना है, ठीक है। तो y डैश लाना है ना हमें, y डैश इक्वल टू लाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, y डैश वालों को एक तरफ ले लेंगे, क्योंकि हमें y डैश ही तो चाहिए, y डैश तो y डैश वाले एक तरफ ले लो और बिना y डैश वाले को उधर ले डालो, ठीक है। अब y डैश कॉमन ले लेंगे, ऐसे भी तो किया था हमने,
ठीक है, और कॉमन लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इतना आ जाएगा। लेकिन जो हमारा आंसर है ना उसमें थोड़ा सा चिन्ह का फ़र्क है, मतलब ऊपर ये तो प्लस का है, ये चिन्ह बदले तो कोई बात नहीं, चिन्ह बदल दो, वो तो हम कर ही सकते हैं। इस माइनस को तुम नीचे ले जा सकते हो, तो ये तो माइनस का हो जाएगा एक्स वाई, और ये जो माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसा हम कर ही सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो हम बोल देंगे ये इसका अवकल समीकरण का हल है बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसमें टिक भी लगाया है अलग से। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से है, हालांकि अलग से मतलब बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है। ठीक है, अब देखो फलन ये दे रखा है और अवकल समीकरण ये दे रखी है। ठीक है, तो दिया है y माइनस ये, तुम देखो कितनी बार अवकलन हो रखा है, एक ही बार है ना, तो एक ही बार करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार करो। y का y डैश हो गया माइनस कॉस, ये भी अस्पष्ट फलन है बच्चों। ठीक है, तो कॉस y का कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, माइनस का साइन y, माइनस पहले से ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हम y का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का भी कोई चेन रूल में, तो y डैश हो जाएगा और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, y डैश की वैल्यू निकालेंगे, ताकि वो हम यहाँ पे रख पाएँ। ठीक है ना, बाएं पक्ष में हम y डैश की वैल्यू रख पाएँ, तो y डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो y डैश कॉमन लिया, ठीक है ना, y डैश कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, तो ये 1 प्लस साइन वाई है, तो y डैश की वैल्यू 1/1 प्लस साइन वाई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, समझने वाली चीज़ें, ठीक है, ध्यान देने वाली चीज़ें कि क्या, और ऐसा करना है कि मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जब वैल्यूज पुट कर रहे थे बच्चों, तो हम एक तो y डैश की वैल्यू रख रहे थे, यहाँ पे रख रहे थे ना, y डैश की वैल्यू रख रहे थे, दूसरा y की भी रख दे रहे थे। ठीक है, ऐसा ही तो कर रहे थे हम ज़्यादातर क्वेश्चन, जब हम वैल्यू रखने वाली बात हो रही थी कि बाईं तरफ वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, मान रखना, तो हम y डैश की या y डबल डैश की वैल्यू, y की वैल्यू ऐसे रख रहे थे ना। ठीक है, लेकिन इस बार ना y डैश की वैल्यू रखनी है और दूसरा y की वैल्यू नहीं रखनी है, बल्कि किसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे x की, यही चीज़ अलग है। ठीक है, और ऐसा क्यों करना है मैं इसका रीजन भी दे देता हूँ। ऐसा इसलिए करना है कि दाईं तरफ तुम ध्यान से देखोगे कि y लाना है हमें, अगर हम y की वैल्यू ही रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम y की वैल्यू रख देंगे, y बराबर जैसे मान लो x प्लस कॉस वाई, तो y में आंसर नहीं आ पाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई रख दो यहाँ पे, तो फिर y में नहीं आ पाएगा आंसर। ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट होगा वो y में, देखो जब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों क्या करना है, ऐसा क्यों करना है मैंने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि दाईं तरफ y है, ठीक है ना, x तो है ही नहीं, तो x छूट जाएगा यहाँ वैसे भी, अगर हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे तो हमें मतलब दाईं ओर x नहीं चाहिए, हमें दाईं ओर क्योंकि x नहीं चाहिए, इसलिए x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दोगे तो x से छुटकारा मिल जाएगा, हमें y मिल जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही, यहाँ पर भी मैंने टिक जानबूझ के मारा है। ठीक है, कि y डैश तथा x का मान रखना है बाईं तरफ, ये अगर तुम्हें पता चल गया ना, तो और x की वैल्यू दे भी रखी है एक तरीके से, देखो x की वैल्यू कितनी है, y माइनस कॉस वाई। तो बच्चों जैसे ही तुम यहाँ पे x की, ये समीकरण में x की जगह रखोगे y माइनस कॉस वाई, और y डैश की वैल्यू तो हम ये है ही, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ कॉस वाई से कॉस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y साइन वाई प्लस वाई हो गया, y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कट गया, तो ये आ गया। तो इसमें यही ध्यान रखना बच्चों कि x हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो बच्चों लगभग क्वेश्चन हमारे हो ही गए हैं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये सब पुराने बेस के ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, इसका लास्ट, मतलब ऐसे सॉल्व करने वालों में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, y बराबर ये दे रखा है वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अवकल समीकरण है। तो बच्चों इसको एक तरीका तो इसको करने का वो ही है क्या, कि इसका तुम पहले सीधा इसका अवकलन कर दो, एक ही बार तो करना है, और वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू भी यहाँ पे रखो, इसको करो और वो 0 के बराबर आ जाएगा। एक तरीका ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका। ठीक है, बस उसमें तुम्हें थोड़ा सा वही दिक्कत होगी कि वर्गमूल का तुम्हें अवकलन करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बच्चों, वर्गमूल का अवकलन करना तो तुम्हें आता ही है ना, 1/2 वर्गमूल ये लिख लोगे और फिर इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा। वैसे भी मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से कराया, तुम चाहो तो उससे भी कर सकते हो, पहले तो मैं बता दूँ। ठीक है, अब मैंने दूसरे से कराया है, इसलिए कराया कि इससे थोड़ा और आसान हो गया। कैसे, जैसे ये है, तो अगर मैं इसके वर्गमूल से छुटकारा पाना चाहता हूँ तो मैंने दोनों ओर वर्ग कर दिया। ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे किए थे, तुम्हें याद होगा। ठीक है, जो वर्गमूल वाले बटे वाले थे, तो उसको हमने थोड़ा छोटा करके किया था, तो हमने दोनों ओर वर्ग किया, तो इससे क्या हो गया, ये ऐसे आ गया। अब इसका अवकलन कर दो, तो 2y, वाई स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2y, और y का अवकलन दोबारा होगा y डैश। ठीक है, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस का x मैं उधर ले जा लेता हूँ, फिर प्लस का x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। तो यही तो था बच्चों, ध्यान से देखो, x प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते थे जिसमें हम ना बाएं पक्ष में रखते हैं ना दाएं पक्ष में रखते हैं,
सॉल्व करते जाते हैं जो हमें दिया होता है फलन, और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें ना हमने बाएं में रखा ना दाएं में रखा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और ऐसे हमने किए भी थे अवकलज वाले में। ठीक है, तो बच्चों की प्रश्नावली के ये क्वेश्चन बाकी के तुम कर लोगे आसान आसान से। तो अब आसान ये भी थे जो मैंने कराए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं पहली एक्सरसाइज से, और दूसरी से ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है 1 नंबर में, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये कि मैंने तो सही ऑप्शन ही लिखा है, यहाँ पे गलत ऑप्शन नहीं लिखे। ठीक है, तो बुक में 4 ऑप्शन दिए। तो देखो क्या ध्यान से, अगर मेरी बात तुमने समझी होगी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें बताया था, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो याद आ रहा है तुम्हें, अभी मैंने बोला था व्यापक हल जो होते हैं उनमें स्वेच्छ अचर होते हैं। व्यापक हल किन्हें बोलते हैं? किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल उससे बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं। ठीक है, स्वेच्छ अचर होते हैं। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया, व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होते हैं। मैंने बताया था स्वेच्छ अचर होते तो हैं, लेकिन कितने होते हैं ये भी बताया था। तो मैंने बोला था जितनी कोटि होती है उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। तो कोटि कितनी है? 4 है, तो इसमें स्वेच्छ अचर भी कितने होंगे? 4। तो इसका आंसर बच्चे 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर तुम गलत कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर तुम समझ गए होंगे तो तुम आंसर दे सकते हो। क्या 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है? तो बच्चों अभी तो मैंने बताया था कि विशिष्ट हल जो होता है उसमें स्वेच्छ अचर क्या होता है, वो स्वेच्छ अचरों से मुक्त होता है। उसमें मतलब स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका आंसर कितना होगा? 0। अब मैंने क्यों बोला कि तुम गलत कर सकते हो? मैंने इसलिए बोला कि यही क्वेश्चन ऐसे आ गया कि यही क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए ना कि किसी ऐसे करके लिखा आ जाए कि किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित की संख्या, तब तो तुम लिख दोगे। ठीक है ना, और कंफ्यूजन तब होगा जब ऐसे लिख देंगे आगे 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, तो कंफ्यूजन होगी कहीं इसका आंसर 3 तो नहीं है। नहीं, इसका आंसर 3 नहीं है। इसका जो स्वेच्छ अचर होते हैं वो केवल किसमें होते हैं? वो केवल व्यापक हल में होते हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। ठीक है ना, तो 3 कोटि कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तुम्हें क्या करना है, जैसे ही देखा विशिष्ट हल है तो बस विशिष्ट हल में तो कुछ होते ही नहीं स्वेच्छ अचर, तो कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चों इस तरीके से ये 2 एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। इसमें 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसके 5 क्वेश्चन बचे हैं, 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए। और पहली वाली एक्सरसाइज के बस केवल घात कोटि इतना लिख के ये तुम्हें करना है, कंप्लीट करना है। तो ये 2 एक्सरसाइज हैं।